किसान भाइयों, जहां तक बात करते हैं इसकी कीमत की, तो कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत बहुत अधिक होने के कारण अपने प्रदेश में अधिकांश किसान भाई इसका प्रयोग किराए पर लेकर करते हैं, जिसमें कि प्रति एकड़ लगभग 800 से 1000 रुपए का खर्च आता है। परंतु इसमें कटाई एवं गहाई का कार्य एक साथ हो जाने से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। परंतु किसान भाइयों, इस यंत्र के प्रयोग में एक सबसे बड़ी हानि होती है, वह है कि इस यंत्र का प्रयोग करने से गेहूं का ठूंठ खेतों में ही रह जाता है, अर्थात भूसा प्राप्त नहीं हो पाता। परंतु किसान भाइयों, कंबाइन से कटाई के उपरांत आजकल ऐसे थ्रेशर उपलब्ध हैं जो कि कटाई उपरांत बचे डंठलों से भूसा निकाल लेते हैं। किसान भाइयों, कटाई एवं गहाई के यंत्रों के साथ मुख्य रूप से ट्रैक्टर का उपयोग होता है। किसान भाइयों, गहाई के मुख्य यंत्र थ्रेशर को शक्ति प्रदान करने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग बहुतायत से होता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप ट्रैक्टर की देखरेख पर अवश्य ध्यान दें। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप इन बताए गए यंत्रों एवं इनका प्रयोग सही ढंग से करते हैं तो आपको रबी की मुख्य फसल गेहूं और जौ से मिलने वाला लाभ और अधिक बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, फूलों की खेती की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों से हाईटेक फार्मिंग के अंतर्गत झरबेरा फूल की खेती करके उत्तराखंड के किसान भाई अधिक लाभ कमा रहे हैं, क्योंकि बाजार मांग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसी मांग को देखते हुए बहुत से किसान भाई इसकी खेती किए हैं। तो किसान भाइयों, केवल इसका रोपण कर देने मात्र से ही गुणवत्ता युक्त एवं बाजार मांग के अनुसार आपको फूलों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि इसमें समय समय पर किए जाने वाले प्रबंधनों को कुशलता पूर्वक किया जाए, अन्यथा आपको पोषक तत्वों, सिंचाई तथा फसल सुरक्षा के अभाव में कम एवं गुणवत्ताहीन फूलों की प्राप्ति होगी, जिससे मिलने वाला लाभ भी प्रभावित होगा। अतः किसान भाइयों, झरबेरा की फसल में कौन कौन से प्रबंधन कार्य किए जाएं जिससे कि गुणवत्ता युक्त अधिक फूल की प्राप्ति हो, इसकी जानकारी दे रहे हैं महाराजपुर उधम सिंह नगर के प्रगतिशील किसान कृष्ण ठकराल। का नर्सरी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। ये हम लोग एक झरबेरा के पॉली हाउस में खड़े हैं, क्योंकि 4 साल पुराना है और विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर आप सही तरह से इसकी देखभाल और इसकी जरूरतें पूरी करते हैं तो 4 साल तक इसकी क्रॉप आप ले सकते हो। किसान भाइयों, इस झरबेरा के पॉली हाउस में आप देख रहे हैं कि पौधे कुछ दूर दूर हैं। किसान भाइयों, अभी बरसात बहुत ज्यादा हुई है तो ज्यादा पानी की वजह से इसमें कुछ पौधे सूख गए थे। बेड में से पौधे लेके उसको अलग करके और जहां पौधे सूख गए थे वहां इनका रोपण कर दिया है। और इस पॉली हाउस में लगभग 2000 पौधे जो कि मर गए थे वो हमने यहीं से लेके इसमें लगाए हैं, और जो इनकी दूरी बड़ी है वो संभवतः 6 माह में पूरी भी हो जाएगी। अब हम लोग इस मौसम में किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए जिससे कि हम इससे ज्यादा और अच्छे से अच्छा पुष्प उत्पादन ले सकें। तो अभी सर्दी का मौसम गया है और गर्मी का मौसम आया है, तो किसान भाइयों, इसकी पानी की आवश्यकता सर्दी और गर्मी में अलग अलग होती है। गर्मी में हमें ज्यादा पानी देना पड़ता है, इसलिए किसान भाइयों, सर्दी में जितना हम पानी देते थे उससे धीरे धीरे बढ़ा के जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी उसी तरह से हम पानी की मात्रा भी बढ़ाते जाएं। ऐसा नहीं है कि 1000 लीटर के बाद गर्मी आने पे सीधा ही 1500 लीटर किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1000 लीटर देते हैं आप, 1100 लीटर दीजिए, 1200 लीटर दीजिए। दूसरी बात किसान भाइयों, जो पुराने पत्ते हैं इसमें या ज्यादा पत्ते हैं, आप इनको छुड़वा के और पॉली हाउस से दूर फेंकवा दीजिए। जड़ों के विकास के लिए आप ह्यूमिक एसिड 2 ml 1 लीटर पानी में घोल के और इसकी जड़ों के आसपास 1 हफ्ते में एक बार देते रहिए, जिससे जड़ों का विकास होता है। किसान भाइयों, इस समय मौसम के अनुरूप ज्यादा खाद की आवश्यकता झरबेरा के पुष्प को नहीं होती, क्योंकि सर्दियों में इसको भरपूर रूप से हम लोग बराबर इसका फर्टिगेशन करते हैं। उसके बावजूद भी NPK 20-20-20 है, इसको ड्रिप के हिसाब से उचित मात्रा में इसको देना चाहिए, या सल्फर है या फास्फोरस है। ये सब उर्वरक जो घुलनशील मात्रा में बाजार में उपलब्ध होते हैं उनका जो है आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए।
गर्मियों के दिनों में ज्यादा उर्वरक के प्रयोग से हमको बचना चाहिए। दूसरा किसान भाइयों, इस मौसम में कुछ कीड़े बीमारियां भी इसके ऊपर आते हैं क्योंकि तापमान बढ़ता है। इस मौसम के मुख्य कीट हैं माइट, दूसरा होता है थ्रिप्स। तो माइट में क्या होता है कि पत्ते जो हैं वो अंदर की ओर सिकुड़ जाते हैं और जरबेरा की जो कली है वो खिल नहीं पाती है। दूसरी कीट है थ्रिप्स। थ्रिप्स में पत्ते बाहर की ओर मुड़ते हैं और जो जरबेरा का फूल है उसमें रंग जो है वो फीका पड़ जाता है या डिसकलर हो जाता है। किसान भाइयों, पहले इन दोनों कीटों के लिए अलग अलग तरह का केमिकल या दवाई छिड़कनी पड़ती थी। अभी बाजार में चेक के नाम से एक दवा आई है, उसका 1 ml दवाई साथ में आधा ml सर्फेक्टेंट जो कि चिपकने वाला होता है, दवाई को पत्ते से चिपकाता है, इसकी मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला के और इसका स्प्रे करना चाहिए। इसके स्प्रे से किसान भाइयों थ्रिप्स और माइट दोनों ही खत्म हो जाते हैं। दूसरा किसान भाइयों, जरबेरा के फूल गर्मी में सवेरे और शाम को ही तोड़ें, दिन में फूल ना तोड़ें। गर्मी की वजह से, तापमान ज्यादा होने की वजह से जैसे ही आप फूल तोड़ते हैं उनको पानी में रखें, अच्छी तरह से बंडल बना के रात को ही इसका परिवहन करें क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी होती है, दिन में यदि परिवहन होगा तो पहुंचते पहुंचते फूल खराब हो जाएंगे। इन सब चीजों का ध्यान रख के किसान भाइयों गर्मी में आप सफलतापूर्वक जरबेरा पुष्प उत्पादन कर सकते हैं। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का। सतारा जिले के रामबाबू पाटिल महिंद्रा फाइनेंस को जब मिले आए थी, उनके पास सिर्फ पुरखों की जमीन, ट्रैक्टर कहाँ था, सिर्फ हौसला था मन में पक्का, जिसे हमने पहचाना। जहाँ दूसरों ने देखा सिर्फ एक आम बंदा, हमने देखी बंदे की कमाने की क्षमता। इसीलिए कहते हैं वाहन कोई भी हो, लोन हम देंगे। महिंद्रा फाइनेंस, बंदे में दम, पहचाने सिर्फ हम। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत अपनाए जाने वाला प्रमुख व्यवसाय है गाय व भैंस पालन, जिसका पालन कर किसान भाई अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करते हैं। परंतु यह आमदनी निरंतर बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने पशुओं का रख रखाव ठीक प्रकार से करें। तो यहाँ हम चर्चा करने जा रहे हैं गर्भित दुधारू पशुओं के रख रखाव व खान पान प्रबंधन पर, क्योंकि आमतौर पर यह देखने में आता है कि हमारे पशुपालक भाई जब तक पशु दुग्ध उत्पादन करता है तब तक उसका ठीक प्रकार से प्रबंधन करते हैं, और जब पशु गर्भित हो जाता है तो ऐसे पशु के रख रखाव पर, खान पान पर ध्यान कम ही देते हैं, जो कि पशुओं के लिए और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए उचित नहीं है, क्योंकि गर्भित अवस्था पर और उसके पेट में पल रहे नवजात के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति आवश्यक होती है। साथ ही उसके रहने का स्थान भी स्वच्छ व आरामदायक होना जरूरी है, ताकि गर्भित पशु के स्वास्थ्य के साथ साथ नवजात का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। अतः किसान भाइयों, गर्भित दुधारू पशुओं के रख रखाव व आहार प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं बुआरका सहारनपुर के प्रगतिशील पशुपालक मदन सिंह। किसान भाइयों, गाय या भैंस के ब्याने से पहले ही उसके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छी तरीके से करना बहुत जरूरी है। जब हमारा पशु हमें ये जच रहा कि वो अब गाभण है, इसका समय नजदीक आ रहा है, तो हमें कम से कम 23 किलो हरा चारा और 5 किलो सूखा चारा, किसान भाई 3 किलो संतुलित आहार उसके पशु के आधार पे देना चाहिए। इस तरह का संतुलन आहार बना के पशुओं को उसके डेली देना चाहिए। प्रतिदिन का बता रहा मैं कि कम से कम इतना। भाइयों, हम ज्ञापन पशु के लिए जो है एक दाने की व्यवस्था रखते हैं, और दाना अगर मान लिया हम 1 क्विंटल बना रहे हैं तो उसमें हमें जो है मक्की जौ है, थोड़ा चना मिलाते हैं, थोड़ा गेहूं मिलाते हैं,
और भाई चोकर है, खाड़ी है, नमक है। ये कई चीजें सारी ऐसे मिकदार मिला करके कुंटल के करीब हम ये उनके लिए एक दाने की व्यवस्था करे हैं। और प्रतिदिन अपने पशु के हिसाब से 3 किलो से कम हम किसी पशु को नहीं देते। जो गाभण पशु है तो उनकी जो क्षमता है, उनकी जो तंदुरुस्ती है वो बढ़िया होगी और हमारे पशु स्वस्थ होंगे, दूध बढ़िया देंगे। और फिर पानी की बात, गाभण पशु के लिए 60-70 लीटर पानी की, बहुत स्वच्छ पानी की जरूरत है। तालाब का और उसका पानी ना पिला में अच्छे स्वच्छ अपने क्या नाम है बोरिंग से, ट्यूबवेल से, नलके से ही स्वच्छ पानी डेली का पानी, इतना पानी पिलाना चाहिए पशु को। किसान भाइयों, ब्याने से पहले हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। गाभण पशु का समय 7-8 महीने हो गया तो अगर बाई चांस वो दूध देती हो तो दूध ना कांड है, उसके दूध को छोड़ दे। और उसके बैठने की व्यवस्था, उसके पानी की व्यवस्था, उसके खाने की व्यवस्था का बहुत विशेष निगरानी की जरूरत है। वो 7-8 महीने तक की गाभण है तो हमें जैसे ऊंचा नीचा रास्ता है या कहीं उसे दूर तक नहीं ले जाना है, और हमें दूसरे पशु से उसे अलग रखा है, क्योंकि दूसरा पशु में कोई टक्कर न मार दे, उसके बच्चा ना हिल जा और इस तरह करके कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आ जा। बहुत बड़ी एक देखरेख की जरूरत है। ऐसे स्थान पर रखे जहां हमारे दूसरे पशुओं में भी उसका रख रखाव, नीचे फर्श है तो हम पुराल गद्दा बिछा के रेत डाल के, इस तरह की बहुत कुछ सावधानियां ऐसी हैं जो गाभण पशु को हमें लगातार रखनी चाहिए। अगर इस तरह हम अपने गाभण पशु का शुरू से लेके और ब्याने तक का अच्छी देखभाल करेंगे तो हमारा पशु आराम से ब्याह जाएगा और उसका दूध का जो अगला समय है अपने ब्यात का वो अच्छी तरीके से सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इस सप्ताह कैसा रहेगा मौसम का मिजाज कृषि कार्यों हेतु? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर स्थित कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जनपदों में इस सप्ताह इन क्षेत्रों में आकाश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने, दिन के तापमान कम तथा लगभग स्थिर बने रहने, रात्रि के तापमानों में हल्की वृद्धि होने, सुबह के समय वायुमंडलीय हवा में नमी की मात्रा अधिक रहने, दोपहर में हवा में नमी की मात्रा में कमी आने, अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से मध्यम गति की हवा बहने तथा कुल मिलाकर इस सप्ताह इन क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के संबंधित कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं पालतू पशुओं में कुछ कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो इस प्रकार है। इस सप्ताह का यह मौसम गेहूं की समय से बोई गई फसल के पकने में सहायक होगा। जिस खेत की फसल की बालियों में दाने बन गए हों, उसमें इस सप्ताह सिंचाई रोक दें। तापमानों में हल्की संभावित वृद्धि एवं अक्सर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से कम गति की हवा बहने के कारण अन्य सभी अवस्था की फसल में इस सप्ताह हल्की सिंचाई साय के समय उस समय करें जब हवा की गति कम हो। गेहूं की बीज बनाने हेतु खड़ी फसल में रोगिंग करें। चना, मसूर एवं राजमा की फसलों की देखभाल करें तथा कीटों पर निगाह रखें। देर से बोई गई चना की फसल फूल एवं फली बनने की अवस्था में है। साथ ही सुबह के समय पूरब दिशा से हवा बहने से फसल में फली वेधक कीटों का प्रकोप हो सकता है। अतः इन कीटों का प्रकोप दिखाई देते ही 25 EC क्विनोल फॉस की 500 मिलीलीटर मात्रा को 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से इस सप्ताह छिड़काव अवश्य कर दें।
गन्ने की नौलख फसल की कटाई जारी रखें। गन्ने की कटाई के बाद पेड़ी की फसल में संतुलित उर्वरक दें। इस हेतु पहले खेत में गन्ने की अतिरिक्त सूखी पत्तियों को खेत से बाहर निकाल दें। शेष बची हुई पत्तियों को समान रूप से खेत में फैला दें। फिर पंक्तियों के बीच में 40 किलोग्राम यूरिया, 180 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से समान रूप से बखेर दें। बखेरने के 24 घंटे के अंदर सिंचाई कर दें तथा ओट आने पर कुदाल अथवा कल्टीवेटर की सहायता से गुड़ाई कर मिट्टी में मिला दें। तापमान बढ़ने एवं सुबह के समय पूर्व दिशा से हवा बहने से खेतों में खड़ी खीरा, लौकी, करेला आदि कद्दू वर्गीय फसलों में रेड बीटल कीटों के लगने की पूर्ण संभावना है, जिससे पत्तियों एवं छोटे फलों को नुकसान हो सकता है। अतः फसल सुरक्षा हेतु सुबह के समय जब पत्तियां गीली हों तब सेविन नामक कीटनाशक धूल का हल्का बुरकाव करें। नवंबर माह में बोई गई लहसुन की फसल का निरीक्षण करें। यदि गांठों का पूर्ण विकास हो गया है तब सिंचाई बंद कर दें। भिंडी एवं लोबिया की फसलें यदि 15 से 20 दिन की हो गई हैं, तब निकाई गुड़ाई कर खरपतवार निकालें तथा आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। प्याज की उचित बढ़वार हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। अतः किसान भाई प्याज की फसल में सिंचाई कर नमी बनाए रखें। साथ ही फसल की अच्छी बढ़वार हेतु यूरिया का बुरकाव करें। गुड़ाई कर खरपतवार निकालें। दिन में तेज धूप के कारण सभी प्रकार के पशुओं को छायादार जगह में बांधें। दूध देने वाली भैंस को संतुलित आहार खिलाएं, स्वच्छ पानी पिलाएं एवं दिन में एक बार अवश्य नहलाएं। तापमानों में हो रही वृद्धि के कारण मुर्गी पालक अपने लेयर चूजों एवं मुर्गियों में रानीखेत बीमारी से बचाव हेतु F1 स्ट्रेन की एक बूंद आँख में डालें। तो किसान भाइयों, यह थे इस सप्ताह के मौसम के मिजाज। अगले सप्ताह हम पुनः हाजिर होंगे मौसम आधारित कृषि परामर्श के साथ। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक और ब्रेक का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आँख शानदार। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। रोज की तरह अन्नदाता हेल्पलाइन में है पूछे गए प्रश्नों का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है बांसडी बलिया के गिरधारी सिंह ने। आपने जायद मक्के की फसल में देख-रेख प्रबंधन पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। 35 से 40 दिनों की आसपास आपकी फसल हो चुकी है। मक्के की वृद्धि काल भी है और मक्के के इस समय सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। मक्के की इस समय की फसल में, गन्ना फसल में खासकर बसंतकालीन जिसे कहते हैं, इसे 5 से 6 सिंचाई की जरूरत होती है। खासकर जब घनबाल मोचा निकलने से लेकर और बालियां पकने तक, दाने पकने तक, इनमें नमी की खेतों में 70% मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। कृषक बंधु, आप हल्की सिंचाई लेकिन बार बार जरूर करें। आप निश्चित रूप से बसंतकालीन फसल में 40 दिन से लेकर दाना बनने तक सिंचाई की व्यवस्था अवश्य करें। कृषक बंधु, इस समय सिंचाई के उपरांत मोचा निकलने से पहले 35 से 40 किलोग्राम नेत्रजन निश्चित रूप से यूरिया के रूप में या अमोनियम सल्फेट के रूप में, जिस भी रूप में आपको मिलती है, आप बाजारों से लेकर उपरिवेशन करें। खेतों में नमी की कमी से अगर सर्वाधिक नुकसान होता है तो ये कि उनकी मिट्टी के नीचे में जो गरार कहलाते हैं या दीमक कहलाते हैं, ये दोनों तरह के कीट बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं। और ये खासकर ऐसे खेतों में जहाँ सिंचाई की व्यवस्था कम होती है, नमी मिट्टी में कम होती है, वहीं अधिक सक्रिय होते हैं। आपने नियंत्रण हेतु शुरुआती दौर में कार्बोफ्यूरॉन या फिर थीमेट या फिर आपने क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल किया है तो इसकी संभावना कम ही नजर आएगी। नहीं किया तो क्लोरोपाइरीफॉस नाम की दवा जिसकी 20 EC की मात्रा हो, आप
5 से 7 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर अगर आप मिट्टी की सतह पर छिड़काव कर देंगे तो इनकी सक्रियता कम हो जाएगी, वो आपके खेतों से हट जाएंगे या नीचे चले जाएंगे। मक्के की फसल में इस समय 3 तरह के कीटों का भी प्रकोप देखा जाता है। जो सबसे ज्यादा हानिकारक धड़ छेदक कीट है, इसका प्रकोप का यह समय है। यह मार्च से लेकर अक्टूबर तक बहुत ही अधिक सक्रिय रहता है। अंडे से लार्वा निकलकर पत्ते को खाते हुए जहां से तने से पत्तियां निकलती है उस स्थान पर पहुंच जाती है और वहां से वो धड़ में छेद करके भीतर घुस जाती है, जिसके कारण आपकी पत्तियां तो सूखेंगी ही और धड़ के ऊपरी सतह भी आपके सूख जाएंगे। दूसरा, पिंक बोरर का भी यह समय है। सुनहरे, पीले और भूरे रंग के होने के कारण इसे पिंक बोरर कहते हैं। इनके भी 6 से 7 दिनों में लार्वा निकलकर तने में छेद कर देती है, जिससे आपका फसल का नुकसान होगा। जहां से मोचा निकलने का जगह होता है वहीं वो छेद करके घुस जाती है, जिससे आपकी फसल का नुकसान होगा। कृषक बंधु, इन दोनों तरह की समस्याओं के रोकथाम के लिए रोगर या क्विनल फॉस नाम की एक दवा 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतर पर 2 छिड़काव करें, ताकि इन पर नियंत्रण हो सके। उससे अधिक मोचा निकलने या धनबारियां निकलने के समय में अगर धड़ छेदक की समस्या दिखाई पड़ती है, कार्बोफ्यूरॉन 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इनके मोचे के ऊपर में पत्तों के बीच में आप डालते चले जाएं। किसान भाइयों, अन्नदाता तत्पर हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी समस्या हमारा समाधान। इस हेतु पत्र लिखें इस पते पर। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadata.up@etv.co.in पर। फिलहाल अन्नदाता कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सूबेवासियों के सर पर छाई होली की खुमारी, ब्रज में लठमार होली की धूम तो काशी में मस्ती में डूबे होलियारे। आगरा में 50 रुपए के मामूली विवाद में गई युवक की जान, केबल विवाद में चाकू से गोदकर की हत्या। कानपुर में युवक की मौत को पुलिस बता रही है हादसा, परिजन लगा रहे हैं खनन माफिया पर हत्या का आरोप। लखनऊ में दिखी पुलिस की दबिश की दहशत, अलीगंज में पुलिस के डर से छत से लगाई छलांग, युवक की मौत। और गुटखा पर बैन को लेकर असमंजस में यूपी सरकार, गुटखा लॉबी के दबाव में अभी तक नहीं ले पाई कोई फैसला। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा, अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ। सबसे पहले सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले खबर आगरा से है। आगरा के हरिपर्वत थाना इलाके के विजयनगर नगला धनी में एक 20 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह 50 रुपए का मामूली विवाद है। रिंकू नाम का 20 वर्षीय युवक पेशे से मजदूर है और बोरे सिलाई का काम करता था। मंगलवार को संजय नाम के केबल ऑपरेटर से केबल के पैसे को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि संजय ने रिंकू के पेट में चाकू घोंप दिया। गंभीर हालत में घायल को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कानपुर के घाटमपुर में मंगलवार को एक किसान को ट्रक के नीचे कुचलकर हुई मौत पर रहस्य गहरा गया है। पुलिस जहां इसे एक्सीडेंट मान रही है, वहीं मृत किसान की पत्नी का आरोप है कि उसके पति की हत्या
खनन माफियाओं ने ही कराई है। वो अपने क्षेत्र में मोरंग के अवैध खनन का विरोध करते थे। इससे आक्रोशित लोगों ने पहले तो शव को कई घंटों तक उठाने नहीं दिया और जमकर हंगामा किया। जब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया तब जाकर लोगों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जहां पर नरेंद्र की लाश मिली है वहां पर बालू खनन होता है, उसका लाइसेंस भी बालू माफियाओं के पास नहीं है। गांव वाले इस बालू खनन में पुलिस की मिलीभगत का भी आरोप लगा रहे हैं। विरोध करते थे कि यहाँ से गाड़ी मत निकालो, लोग जबरदस्ती निकालते थे और मेरे आदमी को कुचल दिया है। लोगों ने अवैध खनन की कार्रवाई की है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गांव वालों ने हमें नाम भी बताए हैं और वो गाड़ी का नंबर भी ट्रेस हो गया जिससे घटना घटी और इस पे कार्रवाई की जाएगी। FIR भी दर्ज करा दी गई है थाने पर और जो नियमानुसार मृतक परिवार को सहायता दे होती है वो भी उनको दी जा रही है। गाजियाबाद में होली के एक दिन पहले एक अनजान शख्स ने सैलून के मालिक के साथ खेल डाली तेजाब की होली। घटना शहर के पौष इलाके राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर की है, जहां मंगलवार को एक सैलून में एक शख्स ने शेविंग कराई और फिर सैलून के मालिक विपिन से होली मिलन के लिए जैसे ही गले मिला उसके सिर पर तेजाब डाल दिया और मौके से फरार हो गया। तेजाब में झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। नावे विपिन जो दुकान का मालिक है, कोई कस्टमर आया उनके पास, बोला कि हमारी सेविंग कर दो, कटिंग कर दो। सेविंग कटिंग कर दिए उसने। उसके बाद उसने पैसे निकाल के भी दिए। जब जाने लगा तो कहा कि होली मुबारक और उसने तेजाब डाल दिया। कौन का कुछ पता चल पाया? नहीं, ये बात के पता नहीं चला। पुलिस कितनी देर मौके पर आई? पुलिस आई है 20-25 मिनट बाद। पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई उद्देश्य सामने नहीं आया जिससे यह साबित हो सके किसी रंजिश का घटना कारित की गई है। कुछ सबूत उन्होंने कमेटी के बारे में प्राप्त हुए हैं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है कमेटी चलाने में जीओ की क्या भूमिका थी। हम जल्दी इसका खुलासा करेंगे। और लखनऊ में पुलिस की दबिश से बचने के लिए एक व्यक्ति ने छत से छलांग लगा दी। अचानक कूदने से जहां व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई, वहीं दबिश देने गई अलीगंज पुलिस मौके से भाग खड़ी हुई। घटना अलीगंज के सेक्टर जी की है, जहां के रहने वाले कौशलेंद्र का अपनी पत्नी से विवाद था। पत्नी ने पति कौशलेंद्र के खिलाफ अलीगंज थाने में तहरीर दी। पुलिस ने कौशलेंद्र को पकड़ने के लिए दबिश दी। दबिश के लिए घर का दरवाजा तक तोड़ डाला गया। अचानक हुई इस छापेमारी से घबराए कौशलेंद्र ने छत से आंगन में छलांग लगा दी। आरोपी को यूं घायल देखा तो पुलिस मौके से भाग खड़ी हुई। वहीं अब पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में शिकायत न मिलने की बात कह रहे हैं। इसकी दहशत की वजह से ही जो है छत पे चढ़ गया और जो है वहीं से उतरते समय जो है छलांग लगा। हाँ, पुलिस अस्पताल पुलिस जो है जैसे वो फंदे तो उसमें आवाज आई भड़ाम से, तो जैसे हम लोग अंदर भागे तो देखा जमीन गिरे पड़े। तुरंत हम लोग जो है उनको उठाया, तब तक बाहर आए तो देखा पुलिस गायब हो चुकी थी। पुलिस ने न उनको अस्पताल ले जाने की वो की, कोई कार्रवाई नहीं की। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के मलिन बस्ती में रहने वाली एक 9 साल की नाबालिग बच्ची को उसके ही नाबालिग चाचा ने बहला फुसलाकर अपने घर में बुलाया। उस वक्त बच्ची के माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। आपको बताएं कि लड़के ने जबरन बच्ची के साथ रेप किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराने के बाद आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया। उड़ी के बहाने बताया था। हाँ। फिर उसके साथ तुमने क्या नहीं उसके साथ क्या किया तुमने? फिर जेल क्यों आए? गलत काम किया तुमने? हुआ बोलो मुझसे क्यों आए? बोल से क्यों पकड़ा तुमने? बलात्कार किया था तुमने? कब से चल रहा था तुम्हारा ये काम? उससे कभी से नहीं। पहली बार किया? पहली बार। समय जो घटना हुआ है उसमें जो है पुलिस तत्काल जो है कार्रवाई की और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करके हम जेल में। यहां रुकना है एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले देख ले रहे हैं उत्तर प्रदेश की कुछ और खबरें, मगर संक्षेप में।
लखीमपुर खीरी जिले में होली के मौके पर नखार इलाके में विल्हौरा गांव में नकली खोए की फैक्ट्री पकड़ी गई। यहां नकली खोया रिफाइंड हाइड्रस और मिल्क पाउडर को डालकर बनाया जा रहा था। सीतापुर में मंगलवार को एक सड़क हादसे में एसडीएम महमूदाबाद समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 लोगों को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया।